Hi dear students, welcome to our online platform Biocatalyst Life Science Academy। आज के लिए हम लेकर आ रहे हैं आपको नीट बायोलॉजी 2022 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन यूनिट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से हर साल 5 या 6 क्वेश्चंस डिज़ाइन होते हैं, तो ये भी यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इस यूनिट से अच्छे स्कोर कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि आपके भी फ्रेंड्स जो एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं, एमबीबीएस का सपना उनका है, उनको भी ये लिंक ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज इफ 3 restriction sites for EcoR1 are present on linear double stranded DNA। अगर लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर 3 रेस्ट्रिक्शन साइट्स है EcoR1 की, तो आगे क्या बता रहा है, आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन विथ EcoR1 एंजाइम हाउ मेनी डीएनए फ्रैगमेंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड, कि डीएनए का कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद कितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे। 3 साइट्स प्रेजेंट है, आप देख रहे हो, या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो तीनों साइट्स पे यहाँ पर कट लग सकता है। कंप्लीट डाइजेशन में अगर पार्शियल डाइजेशन होगा तो किसी साइट पे कट नहीं लग सकता, बट कंप्लीट डाइजेशन है तो यहाँ पर भी डीएनए कट होगा, यहाँ पर भी डीएनए कट होगा, यहाँ पर भी। तो 3 जगह पर अगर डीएनए कट हो रहा है तो यहाँ पर एक फ्रैगमेंट बनेगा, यहाँ पर दूसरा फ्रैगमेंट, यहाँ पर तीसरा और यहाँ पर 4। तो ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ फैक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर डीएनए फ्रैगमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादातर कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है। रेट्रोवायरस ये नहीं यूज़ किया जाता, ये एनिमल सेल के लिए यूज़ किया जाता है। टीआई प्लाज्मिड, यस टीआई प्लाज्मिड ही यूज़ किया जाता है फॉर प्लांट सेल डीएनए इंट्रोडक्शन। लैम्डाफाज ये बैक्टीरिया का पैथोजन है। देन PBr322 ये प्लाज्मिड वेक्टर है फॉर बैक्टीरियल जीन ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। Then third, structure of PBr322 is shown in a diagram। डायग्राम में यहाँ पर PBr322 का स्ट्रक्चर दिया है। If a foreign DNA is inserted within tetracycline resistant gene, which of the following is correct for recombinant cell? कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट यानी कि ए वाला जीन है एंड सेलेक्टेबल मार्कर, इस जीन के अंदर अगर आपने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया तो रिकॉम्बिनेंट सेल्स के बारे में क्या सही है। फर्स्ट, रिकॉम्बिनेंट सेल्स विल ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो नहीं हो सकते रिकॉम्बिनेंट सेल्स, क्योंकि आप टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के बीच में ही डीएनए को, फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। समझो आपने BAM-H1 एंजाइम को यूज किया, यहाँ पर फैक्टर कट हो जाएगा और इसके बीच में आप फॉरेन डीएनए अगर इंसर्ट करोगे यहाँ पर, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन काम नहीं कर पाएगा। रिकॉम्बिनेंट सेल्स विल ग्रो ऑन क्लोराम्फेनिकॉल कंटेनिंग मीडियम। क्लोराम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक सेलेक्टेबल मार्कर यहाँ पर नहीं है PBr322 में, तो ये भी ऑप्शन गलत है। रिकॉम्बिनेंट सेल्स विल ग्रो ऑन कैनामाइसिन कंटेनिंग मीडियम। कैनामाइसिन सेलेक्टेबल मार्कर भी नहीं है PBr322 में, तो थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। रिकॉम्बिनेंट सेल्स विल ग्रो ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। तो रिकॉम्बिनेंट सेल्स जो है वो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाला जो सेलेक्टेबल मार्कर जीन है वो सही तरीके से है, तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेंट सेल्स उस एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है 4।
Then next, selection of recombinants using alternative selectable marker gene, that is beta galactosidase is possible in recombinant DNA technology. जो selectable marker genes होते हैं उनमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट यूज किया जा सकता है और अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर यूज किया जा सकता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो उसके बारे में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन अगर आप यूज कर रहे हो सेलेक्टेबल मार्कर जीन, तो रिकॉम्बिनेंट सेल्स के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स कैसे होंगे और रिकॉम्बिनेंट सेल्स कैसे होंगे। स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, ये जो है जीन, ये क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर विच इज अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर, ये फैक्टर है। तो फैक्टर के अंदर समझो यहाँ पर ये है लैगजेड जीन, दैट इज इट कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, और यहाँ पर इसकी समझो यहाँ पर एक एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ पर डीएनए को कट किया जाएगा, दैट इज फैक्टर डीएनए, और कट करने के बाद ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, डीएनए इंसर्ट विद इन लैगजेड जीन। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आपने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यहाँ पर कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और यहाँ पर डीएनए इंसर्ट किया उसके बीच में विद इन द जीन ऑफ लैगजेड। तो आगे क्या होगा, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का काम होता है कि जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट दिया है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना इनटू इट्स कलर फॉर्म, दैट इज ब्लू कलर। तो अगर जो नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स है उनके अंदर ओनली फैक्टर चला गया तो क्या हो सकता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस हो सकता है, और जो एक्स गैल होता है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, उसको ये एंजाइम स्प्लिट कर सकता है इनटू ब्लू कलर, और ब्लू कलर कॉलोनीज वहां पर अपीयर हो सकते हैं ऑन अ मीडियम। बट जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो आपने डीएनए इंसर्ट किया है लैगजेड जीन के अंदर, तो वहां पर लैगजेड जीन का क्या होगा, इंसर्शनली इनएक्टिवेशन होगा, और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होने के बाद वहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन पाएगा। तो यहां पर नो बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन एंड नो एनी कलर टू द कॉलोनीज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन अगर प्रेजेंट है तो ब्लू कलर देगी कॉलोनी, और रिकॉम्बिनेंट सेल में क्या होगा कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं होगा, वहां पर कोई कलर नहीं होगा। उसको कहा जाता है ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि रिकॉम्बिनेंट सेल के बारे में क्या सही है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन हैपेंस इन रिकॉम्बिनेंट सेल्स। यस, रिकॉम्बिनेंट सेल्स में जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है लैगजेड जीन, उसका इंसर्शनली इनएक्टिवेशन होता है, ये बात सही है। कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स विल नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। सो क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन रहा है, तो वहां पर कोई कलर फॉर्म नहीं हो सकता, ये भी स्टेटमेंट सही है। कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स विल प्रोड्यूस ब्लू कलर, रिकॉम्बिनेंट वाले कलर नहीं प्रोड्यूस कर सकते, वो व्हाइट ही रहेंगे कॉलोनीज। रिकॉम्बिनेंट सेल्स कन्वर्ट क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट टू इट्स कलर्ड फॉर्म। रिकॉम्बिनेंट नहीं बल्कि नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले ये काम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 के लिए ये स्टेटमेंट सही है और बी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का यहां पर करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट 1 दिया है यहां पर, द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। और स्टेटमेंट 2 दिया है, द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग डज नॉट वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। और क्या बताया आगे,
इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से चूज करना है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ट्रू और फॉल्स देखना है। स्टेटमेंट 1 क्या है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बट सेकंड स्टेटमेंट यहां पर डज नॉट वेरी, ये गलत है। वेरी होता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, क्वालिटी टेस्टिंग एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ये भी गलत है, ये भी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यस ये करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, यस। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यहाँ पर फ्लो चार्ट दिया है, क्लोनिंग वेक्टर, देन यहाँ पर ए दिया है एरो देकर, देन एलियन डीएनए और फॉरेन डीएनए हो सकता है, और बी दिया है और यहाँ पर सी। तो आपको ये फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है। क्लोनिंग वेक्टर को आप किसके ट्रीटमेंट से कट कर सकते हो, ये सोचो। डीएनए लाइगेज फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये नहीं है, काइनेज का कोई रोल नहीं होता यहाँ पर, डीएनए लाइगेज बी हो सकता है बट सी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं हो सकता। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये हो सकता है क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर जब कट होगा, समझो यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर कट किया तो भी आप फॉरेन डीएनए उसके साथ लाइगेट कर सकते हो, तो ये हो सकता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बी डीएनए लाइगेज, यस डीएनए को लाइगेज कर सकता है, लाइगेट कर सकता है। एंड फाइनली सी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, आरएनए पॉलीमरेज का भी रोल नहीं होता, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन सकता है बट ये ए और बी यहाँ पर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, द टिपिकल एगेरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इज शोन इन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यहाँ पर डायग्राम दिया है और स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो चूज करना है। ये वेल्स दिए हैं, वेल नंबर 1, वेल नंबर 2, वेल नंबर 3, वेल नंबर 4, और डीएनए के बैंड्स दिए हैं यहाँ पर ऑरेंज कलर में, ये वाले 1, 2, 3 और 4। डीएनए सेपरेट होने के बाद के स्टेटमेंट दिए हैं, द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स इन लेन 2 एंड 3 आर इन अ सेम साइज। लेन 2 वाला ये डीएनए फ्रैगमेंट का बैंड और लेन 3 वाला ये डीएनए फ्रैगमेंट का बैंड दोनों भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं या माइग्रेट हो चुके हैं, तो उनकी साइज सेम हो सकती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट देखना है, याद रखो। द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स इन लेन 2 एंड 3 आर इन अ डिफरेंट साइज, दोनों भी सेम डिस्टेंस माइग्रेट हुए हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद, तो उनका जो साइज है वो डिफरेंट नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड। थर्ड देखो, द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स इन लेन 1, 2 एंड 4 आर इन अ डिफरेंट साइज। लेन 1 वाला ये बैंड, लेन 2 वाला ये बैंड और लेन 4, ये उनकी डीएनए की जो फ्रैगमेंट की साइज है वो डिफरेंट हो सकती है क्योंकि बैंड्स भी अलग अलग है, उनके डिफरेंट साइज के डीएनए फ्रैगमेंट हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स इन लेन 4 इज स्मॉलर देन द फ्रैगमेंट इन लेन 1। यस, ए बी करेक्ट है क्योंकि जो स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट है वो सबसे आगे ट्रैवल कर सकता है और जो लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट है वो पीछे रहेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर का 7,
7 क्वेश्चन नंबर का यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पीसीआर के लिए देखो, पीसीआर के लिए क्या हो सकता है, सेपरेशन ऑफ डीएनए, ये नहीं है। डीएनए एम्प्लीफिकेशन किया जा सकता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। ए का टू कहां पर है, यहां पर है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ डीएनए, डीएनए फ्रैगमेंट्स को उनके साइज के अकॉर्डिंगली सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। बी का फर्स्ट यहां पर ही है, एक ही जगह पर है। क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर का एग्जांपल यहां पर है PBR 322। सी का 4 यहां पर है। और कॉम्पिटेंट होस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो डी का हो गया थर्ड, यहां पर करेक्ट ऑप्शन है 4। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, आप यहां पर अगर सीक्वेंस रीड कर रहे हो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस स्ट्रैंड पे सेम सीक्वेंस रीड होना चाहिए। और दूसरे स्ट्रैंड पे अगर आप रीड कर रहे हो तो ये भी सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसको कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। देखो कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। नॉट पैलिंड्रोमिक हमें डिटेक्ट करना है। यहां पर GAATTC यहां से रीड करो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड किया, GAATTC है। यहां से रीड करो GAATTC, यस ये है। देन दूसरा ऑप्शन CCCGGG, यहां पर भी CCC और GGG है, तो ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। थर्ड देखो ATGCCC, यहां पर डिफरेंट है, इस डायरेक्शन में डिफरेंट है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में डिफरेंट है सीक्वेंस। GGGCA और T, तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। फोर्थ देखो, ये ए इस डायरेक्शन में जाओ AAGCTT, और इस डायरेक्शन में चले जाएंगे तो AAGCTT, ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो नॉट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहां पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। देन in polymerase chain reaction during the process of gene amplification, if annealing temperature is not maintained, then which of the following will happen। अगर एनिलिंग के लिए, प्राइमर्स एनिल करने के लिए टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा, कितना हो चाहिए 40 to 50 डिग्री सेल्सियस, ये अगर मेंटेन नहीं रहा तो क्या हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, समझो 70 डिग्री सेल्सियस है या 80 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या हो सकता है, प्राइमर्स विल बाइंड टू टेम्पलेट डीएनए, प्राइमर बाइंड नहीं हो सकते। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसके लिए, या ये नहीं हो सकता। प्राइमर्स विल नॉट बाइंड टू टेम्पलेट डीएनए, प्राइमर यहां पर बाइंड नहीं होगा। समझो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है और एनिलिंग टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो प्राइमर जहां पर पड़ा है वहां पर ही पड़ा रहेगा, इसके साथ जाकर वो बाइंड नहीं हो पाएगा, एनिलिंग नहीं कर पाएगा। ये सही हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ो, फॉरवर्ड प्राइमर विल बाइंड टू टेम्पलेट डीएनए बट रिवर्स प्राइमर विल नॉट बाइंड टू टेम्पलेट डीएनए। दो प्राइमर यूज किए जाते हैं, एक फॉरवर्ड प्राइमर और एक रिवर्स प्राइमर। फॉरवर्ड प्राइमर अगर बाइंड हो रहा है तो रिवर्स भी हो जाएगा, ये नहीं कि फॉरवर्ड बाइंड हो रहा है और रिवर्स नहीं हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट ये नहीं हो सकता। रिवर्स प्राइमर विल बाइंड टू टेम्पलेट डीएनए बट फॉरवर्ड प्राइमर विल नॉट बाइंड टू टेम्पलेट डीएनए, ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन
है 2। देन मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मैच करना है और चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। बीटी टॉक्सिन जीन्स, बीटी टॉक्सिन जीन कौन से है? CRY1AC एंड CRY2AB कोड्स फॉर बीटी टॉक्सिन जीन। बीटी टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में कौन सा होता है? बीटी टॉक्सिन अगर इनएक्टिव है तो उसको कहा जाता है प्रोटॉक्सिन। देन बीटी टॉक्सिन एक्टिव, एक्टिव कब होता है? तो अल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ द इंसेक्ट, वहां पर ही उसका एक्टिवेशन होता है। और गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में क्या होता है? विटामिन ए एनरिच्ड फूड कहा जाता है उसको। तो देखो ये कहां पर मैच होता है? ये मैच होता है ए का सेकंड और यहां पर है, बी का थर्ड यहां पर है, सी का 4 यहां पर है और डी का फर्स्ट यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है 4। Then nematode Melodygain incognitia infects the roots of tobacco plant and reduces yield. This infection in tobacco plant can be prevented by। इस इन्फेक्शन को कौन से टेक्नोलॉजी से प्रिवेंट किया जा सकता है? आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, आरएनए एनहांसिंग ये नहीं है, डीएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी ये भी नहीं है, डीएनए एनहांसिंग ये भी नहीं है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है? जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहां पर यूज किया, सॉरी डबल स्टैंडर्ड आरएनए यहां पर यूज किया जाता है टू इनिशिएट द आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी या मेथड। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए में से एक यहाँ पर आरएनए रिलीज हो जाता है और ये जो आरएनए रिलीज हुआ है स्मॉल आरएनए, ये जाकर बाइंड होता है टू द मैसेंजर आरएनए ऑफ द निमेटोड और वहां पर ये बाइंड होने के बाद ये मैसेंजर आरएनए के साथ यहाँ पर हाइब्रिडाइज करेगा और जैसे ही मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड होगा या उस मैसेंजर आरएनए को क्लीवेज किया जाएगा या उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा और ब्रेक डाउन किया तो मैसेंजर आरएनए नहीं रहा तो प्रोटीन नहीं बनेगा क्योंकि ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा और ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो जो निमेटोड है वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाता। तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मैच करना है आपको, ये पेप्टाइड बी पेप्टाइड यानी कि ये इंसुलिन के बारे में यहाँ पर लिस्ट दिया है। ये पेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? देखो ये पेप्टाइड में होते हैं 21 अमीनो एसिड्स, बी पेप्टाइड में होते हैं 30 अमीनो एसिड्स, सी पेप्टाइड को कहा जाता है एक्स्ट्रा पेप्टाइड जो कि प्रो इंसुलिन में होता है बट मैच्योर इंसुलिन में एब्सेंट होता है सी पेप्टाइड। AB पेप्टाइड्स लिंक्ड बाय, AB पेप्टाइड्स लिंक होते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो देखो ए का सेकंड कहां पर है? ए का सेकंड यहां पर है 4 में, बी का थर्ड यहां पर है, सी का फर्स्ट यहां पर है और डी का 4 यहां पर। तो क्वेश्चन 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। Then gene therapy is a method that allows correction of gene defect or defective gene that has been diagnosed in a patient. If gene defect diagnosed in a lymphocyte, which of the following is the correct sequence for gene therapy? कि जीन थेरेपी से क्या किया जा सकता है? डिफेक्टिव जीन को करेक्ट किया जा सकता है। लिम्फोसाइट्स कलेक्शन, यस लिम्फोसाइट्स कलेक्शन फर्स्ट किया जाता है कि जो पेशेंट है उसके लिम्फोसाइट्स को कलेक्ट करो। ग्रोथ ऑफ लिम्फोसाइट्स इन अ कल्चर, यस सेकंड ये स्टेप होता ही है।
lymphocyte return to patient and introduce functional gene into lymphocytes। रिटर्न करने के पहले ही इंट्रोड्यूस करना होता है फंक्शनल जीन को, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है सीक्वेंस। इंट्रोड्यूस फंक्शनल जीन इनटू लिम्फोसाइट पहले ही नहीं किया जा सकता। देन ग्रोथ ऑफ लिम्फोसाइट्स इन अ कल्चर, ग्रोथ पहले किया जाता है और उसके बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है फंक्शनल जीन, ये भी गलत है। कलेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, कलेक्शन सबसे पहले किया जाता है, ये भी सीक्वेंस गलत है। थर्ड देखो, इंट्रोड्यूस फंक्शनल जीन इनटू लिम्फोसाइट, ये भी गलत है, पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। कलेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट सबसे पहले करना होता है, ये गलत है। फोर्थ देखो, लिम्फोसाइट्स कलेक्शन, यस लिम्फोसाइट्स को पहले कलेक्ट किया जा सकता है। ग्रोथ ऑफ लिम्फोसाइट्स इन अ कल्चर, लिम्फोसाइट्स को कलेक्ट करने के बाद ही उनका आउटसाइड द बॉडी ग्रोथ किया जाता है इन अ कल्चर, ये है स्टेप नंबर 2। देन इंट्रोड्यूस फंक्शनल जीन इनटू लिम्फोसाइट्स, यस ये थर्ड स्टेप है, जो कि कल्चर में लिम्फोसाइट्स ग्रो होने के बाद उसके अंदर जो फंक्शनल जीन है, जो डिफेक्टिव जीन था उसका फंक्शनल जीन आप इंट्रोड्यूस कर दो। और फोर्थ क्या है, लिम्फोसाइट्स रिटर्न टू द पेशेंट, और फोर्थ स्टेप में क्या किया जाएगा, जो लिम्फोसाइट्स के अंदर आपने जीन इंट्रोड्यूस किया है फंक्शनल जीन, उन्हीं लिम्फोसाइट्स को उसी पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। जीन थेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे हर साल क्वेश्चन डिजाइन होते हैं स्टूडेंट्स, आप इसको जरूर अंडरस्टैंड करो। देन न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है, यूजेस अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल कॉल्ड एज प्रोब, कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, उसको कहा जाता है प्रोब, टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स, कि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल यूज किया जाता है फॉर द हाइब्रिडाइजेशन टू इट्स कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉर डिटेक्शन डैश डैश टेक्निक इज यूज्ड, कि समझो यहाँ पर डीएनए है, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम इन अ क्लोन ऑफ सेल्स, और प्रोब क्या होता है, जो कि कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस है, जो कि इस डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस होने की वजह से वो उसके साथ जाकर हाइब्रिडाइज हो सकता है। और जैसे ही हाइब्रिडाइज होगा तो कौन से टेक्निक से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है कि वो हाइब्रिडाइज हुआ है या नहीं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका कोई रोल नहीं है डिटेक्शन के लिए उसमें। इलाइजा मेथड ये भी नहीं है, ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है फॉर अर्ली डायग्नोसिस। एटो रेडियोग्राफी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डिटेक्शन ऑफ द रेडियो लेबल्ड प्रोब, कि वहां पर सिग्नल है या नहीं, न क्लोन ऑफ सेल्स। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, दैट इज एटो रेडियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 16, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन है, विल मेक द डिसीजंस रिगार्डिंग, कि किसके ऊपर डिसीजन लेती है ये कमिटी। द वैलिडिटी ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स, फार्मर्स ने जो सीड प्रोड्यूस किए हैं उनके ऊपर डिसीजन लेती है क्या, नहीं। द वैलिडिटी ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चरल, इसके ऊपर भी नहीं लेती डिसीजन। द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च and the safety of introducing genetically modified organisms for public services, कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च है और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो रिसर्च किया है उनको पब्लिक सर्विस के लिए वैलिडेट करना, ये इम्पोर्टेंट काम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी का। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही है। The validity of genetically modified research and the safety of introducing
मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर प्राइवेट सर्विसेज ओनली। प्राइवेट सर्विसेज ओनली उनका काम नहीं है, पब्लिक सर्विस में उनको वैलिडेट करना ये काम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी का। क्वेश्चन तो इसका यहां पर करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किस लिए किया जाता है? केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। समझो कोई ड्रग मेडिसिनल कंपनी ने डिजाइन किया या कोई केमिकल ड्रग डिजाइन किया, तो उसको सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर टेस्ट किया जाता है, उसकी टॉक्सिसिटी और वो कितना सेफ है उसको चेक करने के लिए। देन बीटी कॉटन प्लांट्स, बीटी कॉटन प्लांट्स इज पेस्ट रेजिस्टेंट, जो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है बीटी कॉटन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज पेशेंट एंड इलाइजा इज अ मेथड फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जो कि अर्ली डायग्नोसिस में यूज किया जाता है। तो यहां पर देखो ए का थर्ड यहां पर है फर्स्ट ऑप्शन में, बी का फर्स्ट यहां पर है, सी का 4 यहां पर है और डी का 2 यहां पर है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। द नेक्स्ट, genetic material DNA can be isolated from cells. Say which of the following is incorrect pairing for DNA isolation process? DNA isolation process में incorrect pairing क्या है? Bacterial cells lysozyme. Yes, lysozyme ट्रीट किया जा सकता है for the bacterial cells. बैक्टीरियल सेल वाल को डिग्रेड करने के लिए करेक्ट पेयर है। आरएनए रिमूवल राइबोन्यूक्लिएजेस, जो आरएनए बचा हुआ होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए आइसोलेशन, उसको रिमूव किया जा सकता है बाय राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम। करेक्ट पेयर है, हमें इनकरेक्ट पेयर देखना है। प्रोटीन रिमूवल के लिए प्रोटीएज एंजाइम यूज किया जाता है, ये भी करेक्ट है। प्यूरिफाइड डीएनए प्रेसिपिटेशन हॉट इथेनॉल, हॉट इथेनॉल नहीं यूज किया जाता, यहां पर यूज किया जाता है चिल्ड इथेनॉल। तो ये इनकरेक्ट पेयर है, यहां पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक आर वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, कि पैथोजन का इन्फेक्शन है या नहीं उसको अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है, कौन से मेथड से? आपको पता है कि पैथोजन जो कोविड-19 वायरस था उसमें भी अर्ली डिटेक्शन किया जाता था, तो कौन से मेथड से किया जा सकता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं, ये डीएनए को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी, ये अमीनो एसिड का सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। इलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे विच इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। पैथोजन है तो पैथोजन के साथ कोई एंटीजन प्रेजेंट होगा, और एंटीजन है तो इलाइजा से यानी कि एंटीबॉडी यूज करके उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, अर्ली डायग्नोसिस किया जा सकता है। देन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किस लिए यूज किया जाता है? जीन को एम्पलीफाई करने के लिए। अगर पैथोजन है उसका मतलब उसके अंदर कोई उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन में भी अगर पैथोजन प्रेजेंट है तो उसके न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई किया जा सकता है बाय पीसीआर और अर्ली डायग्नोसिस किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखो ये ओनली, ये तो नहीं है, सी एंड बी ये नहीं है, सी ओनली ये भी नहीं है, सी एंड डी यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। देन लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर द डिफिशियंसी ऑफ, कि जो जीन थेरेपी का फर्स्ट ट्रायल किया था रिसर्चर्स ने, और किस एंजाइम के डेफिशिएंट में किया था? हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज नहीं है, ये ग्लाइकोलाइसिस वाला एंजाइम है, इसमें नहीं किया था। ग्लूकोकाइनेज, इसके ऊपर भी नहीं किया था, ग्लाइकोजन स्टोर करने वाला एंजाइम। एडिनोसाइन डीएमिनेज, यस
एडिनोसाइन डी एमिनेज अगर डेफिशिएंट है तो इम्यून रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं हो सकता। अगर इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो यहाँ पर ये एडिनोसाइन डी एमिनेज अगर डेफिशिएंट है तो लिम्फोसाइट्स का काउंट कम होता है और इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हो सकता। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज इज एन एंजाइम विच लिंक्स द ग्लाइकोलाइसिस टू द टीसीए साइकिल, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 जो कि जीन थेरेपी में एडिनोसाइन डी एमिनेज के ऊपर फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल किया था। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आपके नीट के प्रिपरेशन के लिए हम और भी अच्छे वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे।